इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सदिश दिए गए हैं जिनको नाम देते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें इन सदिशों का वज्र गुणन ज्ञात करना है, यानी ए क्रॉस बी, और ध्यान से देखें तो ये घटकों के रूप में दिए गए हैं। तो उसका सूत्र बनता है आई जे और के, एक सारणी का यूज़ करते हैं हम इसमें। और उसके बाद हम ए के जो घटक हैं उनको लिखते हैं। ए के घटक हैं 3, 1 और -1। उसके बाद बी के घटक हैं हमारे पास 2, 3 और 1। इसको हम सारणी की तरह हल करना है, तो इसका उत्तर बनेगा आई पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर इनका गुणा माइनस इनका गुणा, जिससे हमारे को प्राप्त होगा 1 + 3। इसी प्रकार जे के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटा दें विद माइनस, और इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 + 2। इसी सब इनको हटाने पर हमें मिल जाएगा के कैप इंटू 9 - 2, यानी ओवरऑल इसका उत्तर बन जाएगा 4i कैप -5j कैप और प्लस का 7 के कैप, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से दो सदिश दिए गए हैं जिनको हम ए और बी वेक्टर मान लेते हैं, और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके आधार पर हम लोग ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करते हैं। चूँकि ए और बी घटकों के रूप में, इसलिए हम सारणी वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले ए के घटक लिखते हैं 1 - 2 और 1, फिर बी के घटक लिखते हैं 2, 1 और -3। इसको सारणी के जैसे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 5i कैप प्लस 5j कैप और प्लस का 5 के कैप, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके साथ साथ हम लोग ए क्रॉस बी जो हमने ज्ञात किया उसके मापांक का मान ज्ञात करते हैं। इसके घटक हैं 5, 5 और 5, तो मापांक बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट, यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 5√3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है n कैप बराबर प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। सभी मान हमारे पास हैं तो बन जाएगा प्लस माइनस 1/5√3 गुणा में 5i प्लस 5j प्लस 5 के कैप। इसमें से कॉमन ले लेते हैं 5, जिसको बाहर वाले 5 से कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल बचेगा प्लस माइनस 1/√3 i प्लस j प्लस के कैप, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, और इसमें इन दोनों के मान को नोट कर देते हैं, जो कि हम जानते हैं एक सूत्र होता है वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर के मोड का स्क्वायर, जिससे अगला पद बन जाएगा। अब इसको सारणी की तरह हल करें तो पहले इनका गुणा आएगा, जो कि बन जाएगा ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस इनका गुणा। तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, जिसको यदि थोड़ा हल करें तो ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इंटू में कॉस थीटा, और इसके ऊपर है स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों पदों में से ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो शेष बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और साइन थीटा का होल स्क्वायर। जबकि ये कोष्ठक वाला पद हमारे को पता है कि ए क्रॉस बी का मोड होता है, ऊपर है घात 2, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करने वाले हैं, और यदि इसको हम हल करें तो इसका एक एक करके अंदर गुणा करेंगे। तो पहला पद आएगा ए क्रॉस बी, फिर ए का गुणा सी से करेंगे तो आ जाएगा प्लस ए क्रॉस सी। इसी प्रकार बी का यदि अंदर गुणा करूं तो हमें प्राप्त होगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इसी प्रकार अंतिम पद से हमें प्राप्त होगा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब यदि हम इसके पहले 3 स्टेप को सेम लिख लें और बाद वाले 3 स्टेप में वेक्टर का सीक्वेंस बदल दें,
यानी इसमें ए को पहले कर दें और बी को बाद में, तो इस पद का चिन्ह बदल जाएगा, तो बन जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। इसी प्रकार इसमें बन जाएगा माइनस ए क्रॉस सी और इसमें बन जाएगा माइनस बी क्रॉस सी। इससे ये वाले पद आपस में हो जाएंगे कैंसिल, यानी ओवरऑल बच जाएगा 0, क्योंकि ये सभी सदिश थे इसलिए बचेगा 0 वेक्टर, और यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए कैप, बी कैप और सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश हैं जिनमें ए डॉट बी और ए डॉट सी का मान है 0। इसका मतलब ए कैप लंब होगा बी कैप पर और ए कैप लंब होगा सी कैप पर, या हम ओवरऑल कहें कि ए कैप बी और सी दोनों पर ही लंबवत होगा। इस बात को हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर से यदि हम विचार करें तो ए कैप, बी कैप और सी कैप के मापांक का मान आएगा 1 और कोण दिया गया है हमें π/6 यानी कि 30 डिग्री, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए हमें बी कैप क्रॉस सी कैप की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग बी कैप क्रॉस सी कैप का मान ज्ञात करते हैं, जो कि सूत्र के हिसाब से बनेगा बी कैप का मोड इंटू सी कैप का मोड इंटू साइन थीटा और एन कैप, जहाँ पर एन कैप का मतलब बी और सी के लंबवत इकाई सदिश है। अब बी कैप के मोड का मान 1, सी कैप के मोड का मान 1, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2, और एन कैप जो कि बी और सी के लंबवत इकाई सदिश है, यदि हम समीकरण 1 पर ध्यान दें तो वह वास्तव में ए कैप होगा। अब इस ए कैप की दिशा समतल के लंबवत अंदर या बाहर हो सकती है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज़ करेंगे ए कैप के साथ। ये हमने एन कैप का मान रखा है। अब इसको आगे हल करें तो ये बी क्रॉस सी कैप का मान है, 2 का गुणा इधर कर दूं और ये जो प्लस माइनस है इसको भी इधर शिफ्ट कर दूं, तो ए कैप का मान आ जाएगा +-2 गुणा में बी कैप क्रॉस सी कैप, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए वेक्टर का मोड है 10 जबकि बी वेक्टर का मोड है 2, जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसके साथ साथ हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दिया गया है 12, जिसको यदि हम हल करें तो बन सकता है ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू में कॉस थीटा सूत्र से इक्वल 12। ए वेक्टर के मोड का मान 10, बी वेक्टर के मोड का मान 2 इंटू कोस थीटा इक्वल 12। यदि हम यहाँ से कोस थीटा का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/5, जिसको हल करने पर साइन थीटा का मान मिल जाएगा 4/5। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें ज्ञात करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, जिसका सूत्र होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इंटू में साइन थीटा। मान रखूं तो बन जाएगा 10 गुणा में 2, साइन थीटा का मान अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है तो आ जाएगा 4/5, जिससे ओवरऑल उत्तर प्राप्त होगा 16, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले दिए गए सदिश जिनको नाम देते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके साथ साथ हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करते हैं, जो कि सारणिक वाली विधि से आ जाएगा, और इसमें ए और बी के घटक लिख देते हैं, और इसे हल करने पर हमें सदिश मिलेगा -i कैप +2j कैप और प्लस में 2k कैप, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके साथ साथ हम इसके मापांक का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट यानी कि 3। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ए क्रॉस बी के लंबवत इकाई सदिश का मान, जिसका सूत्र होता है एन कैप इज इक्वल ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड। इस सूत्र में मान रखते तो हमें प्राप्त होगा 1/3 -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 2k कैप, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हमें अंत में जो सदिश ज्ञात करना है उसका परिमाण होना चाहिए 9 इकाई, अतः हम इस n कैप के साथ 9 का गुणा करके अब इस सदिश को ज्ञात कर लेंगे,
जिससे हमें मिलेगा 9 गुणा में 1/3 इंटू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। इनको कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 का गुणा अंदर कर दूँ तो माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप और प्लस में 6k कैप। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो सिद्ध करना है हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं और इसको आगे हल करने के लिए इसका नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देते हैं। तो पहले a वेक्टर का गुणा करूं तो आएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b वेक्टर, फिर माइनस b वेक्टर का गुणा करें तो आएगा माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b वेक्टर। एक समान सदिशों का गुणा प्राप्त होगा 0, जिससे हमें यहाँ मिलेगा 0 वेक्टर और यहाँ भी 0 वेक्टर। अब इसके बाद है a क्रॉस b वेक्टर, इसमें हम यदि सीक्वेंस बदलें तो माइनस का बन जाएगा प्लस a क्रॉस b वेक्टर, जिससे ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में a क्रॉस b वेक्टर और यही आपकी राइट हैंड साइड होगी। इसकी ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए हम एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं जिसकी संलग्न भुजाएं a वेक्टर और b वेक्टर हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होगा a क्रॉस b वेक्टर। अब यदि हम इन दोनों सदिशों का योग ज्ञात करना चाहें तो समांतर चतुर्भुज नियम से वह विकर्ण होगा जो कि a और b के आरंभिक बिंदु से होकर जाता है। यदि यह सदिश b वेक्टर है तो इसके सामने भी b वेक्टर होगा और यदि ये a वेक्टर है तो इसके सामने भी a वेक्टर होगा। अब यदि हम दूसरे विकर्ण को आपस में मिला देते हैं यानी उसके सिरों को मिला देते हैं तो ये वाला सदिश हमें प्राप्त होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अतः इस आधार पर इन दोनों के गुणा से मतलब होगा दोनों विकर्णों का गुणनफल। अतः हम बोल सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है और यही इसकी ज्यामितीय व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले a वेक्टर को घटकों के रूप में मान लेते हैं जो कि है a1i कैप प्लस a2j कैप और प्लस a3k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर इसके मापांक का मान आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी हम लोग a वेक्टर क्रॉस i कैप का मान ज्ञात करते हैं जो कि आएगा a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप क्रॉस i कैप, जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा a1 i क्रॉस i प्लस a2 j क्रॉस i प्लस a3 k क्रॉस i। अब इसका मान होगा 0, जिसकी वजह से ये पूरा पद बन जाएगा 0। j क्रॉस i का मान बन जाएगा माइनस k और k क्रॉस i का मान बन जाएगा j। इस आधार पर यह बन जाएगा a3 j कैप माइनस a2 k कैप, जो कि a वेक्टर क्रॉस i कैप का मान है। यदि मैं इसका मापांक ज्ञात करूं तो हमें प्राप्त होगा a3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार यदि हम a क्रॉस j कैप के मोड का मान ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। और a क्रॉस k कैप के मोड का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 5। अब इन सभी मानों को हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करते हैं जो कि है, इसमें यदि समीकरण 3, 4 और 5 से मान रखें तो हमें प्राप्त होगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जो कि ओवरऑल बनेगा 2 गुणा में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। समीकरण 2 से मान रखें तो ये मापांक का वर्ग बन सकता है और यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 13.3 पूर्ण होती है। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।